जय हिंद साथियों, शिल्पकार बिल्कुल में आप सभी का स्वागत है। आइए साथियों, आज देखते हैं उत्तराखंड के शिल्पकार नामक पुस्तक का भाग 1 का पहला अध्याय। शिल्पकार एक विचार बिंदु और लेखक हैं चमन लाल प्रत्योत जी। वो लिखते हैं, भगवान ने केवल 2 ही जातियां स्त्री पुरुष बनाई। उनके अपने गुणधर्म अलग अलग हैं। उन्हें पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वे साथ साथ रहते हैं। उनका रहन सहन एक जैसा है। वस्तुतः वे एक दूसरे के पूरक हैं। वे सृजनशील सहयोगी हैं। निर्माण करते हैं समाज का, जिस संसार को वे बनाते हैं उसे अधिक खुशहाल बनाने के लिए सतत प्रतिबद्ध रहते हैं। मनुष्यकृत संसार में यह लावण्य खो जाता है। वह काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ तथा अहंकार को अपना साथी बनाता है, जो उसे सत्यम शिवम सुंदरम के उदाम धरातल से अघम बनाता है। वह स्वार्थी, भोग विलासी तथा कुटिल चालों का प्रेरणा बनता है। वह इतना विकृत हो जाता है कि अपने स्वरूप को स्वयं नहीं पहचान पाता है। जिसका भला बुरा समझने का विवेक खो जाता है, उन्हें ही राक्षस, असुर, दानव, दुष्ट, व्यभिचारी, अत्याचारी जैसी अनेक संज्ञाओं से पुकारा जाता है। अपराध जगत इन्हीं लोगों की गतिविधियों का परिणामन होता है। यही लोग समाज में व्याप्त दुख और अव्यवस्था के व्यक्त और परोक्ष स्रोत होते हैं। धर्म की हानि के यही उपादान कारण होते हैं। ये ही तो पापी लोग होते हैं। साम, दाम, दंड, भेद, छल, छपट इन्हीं के तो अस्त्र शस्त्र हैं। जातिवाद, धर्मांधता, क्षेत्रवाद, रंग भेद, लिंग भेद, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, वर्ग भेद इन्हीं के शब्दकोश के शब्द हैं। इनकी सांकेतिक भाषा भी चातुर्यपूर्ण होती है। विश्वमोहन करने में वे निष्णात खिलाड़ी होते हैं। कोई प्रज्ञावान अवतारी पुरुष ही इन पर अपनी नकेल डाल सकता है। संसार में यही चक्र चलता रहता है। यह संसार ऐसा ही चलता है तथा ऐसा ही चलता रहेगा। यही उसकी दिशा है और यही उसकी दशा है। प्रकृति में क्षण प्रतिक्षण परिवर्तनों का क्रम चालू है। यह परिवर्तन सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। इसमें समस्त प्राणी जगत का हित अंतर्विष्ट है। नयापन निरंतर बना रहता है। मोहकता खोती नहीं है। जीवन जीने की चाह बढ़ती है। इन शुभ परिवर्तनों को मनुष्य नज़रअंदाज करता है। यही कारण है कि प्रकृति के साथ वह अपना समायोजन सही प्रकार से नहीं कर पाता और उसके साथ अवांछित छेड़छाड़ कर अपने अस्तित्व को अस्वस्थ तथा दुखी बनाता है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि अपने इसी कृतित्व को वह लाभदायक और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण मानता है। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। समाज के बढ़ते स्वरूप को देखकर व्यवस्थाओं के बाबत सोचना बुद्धिमत्ता है, लेकिन समयानुसार उसमें संशोधन, परिवर्तन की बात भी आनी चाहिए, अन्यथा वे अवस्थाएं रूढ़ हो जाएंगी। कालांतर में उनका परिचालन संकट, कठिनाइयों, असुविधाएं पैदा करेगा। बहुत सी सामाजिक परंपराओं तथा रीति रिवाजों की यही स्थिति है। परिवर्तन विरोधी लोग परंपराओं को अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बना लेते हैं। मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है। पहले जातियों में बांटा, फिर वे अंतर जातियों के चक्कर में फंसे। मनुष्य में, वर्ग में भेद। यह भेदभाव वैमनस्यता का कारण बन गया। वह छोटा है और वह बड़ा। मनुष्यता में समानता का सिद्धांत हवा में उड़ गया। यही रोग अनुसूचित जातियों के बीच में भीषण रूप में जहर बना है। यह उन्हें संगठित नहीं होने देता। स्वार्थी लोग इस रोग को बनाए रखने में रुचि लेते हैं और भांति भांति के उपक्रमों, खटकर्मों द्वारा उनके बीच फैले इस अंतरजातीयता की जहर को मिटने नहीं देते। ज्ञान विज्ञान का यह युग है। शिक्षा का प्रसार जोरों पर है। यद्यपि अंधविश्वासों को कायम रखने के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से निहित स्वार्थी चतुर लोग उनके तरीके अपनाते हैं। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में मानव समाज की श्रद्धा का विश्वास है। जागरूक एवं संगठित समाज ही इस व्यवस्था का संचालन सही प्रकार से कर सकता है। लेकिन जो लोग वर्षों या यूँ कहें कि सदियों से सामाजिक संसाधनों तथा व्यवस्थाओं पर कुंडली मारे बैठे हैं, वे आसानी से अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहेंगे। स्वभावतः उनकी असामाजिक गतिविधियां समयांतर चलती रहेंगी। सत्ता तथा साधन विहीन बहुसंख्यक समाज को सामंतवादी मानसिकता के लोग कभी भी उभरने की सोच ही नहीं सकते हैं। भले ही मजबूरियावश कुछ भीख दे दें। आज हमारी व्यवस्थाओं का यही स्वरूप है। भारत में चातुर्वर्ण व्यवस्था कब शुरू हुई, उसे किसने और क्यों शुरू किया,
उससे कालांतर में क्या लाभ हानियाँ हुई, विश्व के अन्य मुल्कों में यह व्यवस्था क्यों नहीं पाई जाती। कोई भी जीवन दर्शन, आविष्कार और व्यवस्था जिसमें प्राणी जगत की हित कामना अंतर्निहित होती है, उसे सभी अपनाने के लिए उद्यत रहते हैं। बौद्ध धर्म भारत में उपजा और विश्व के कई देशों द्वारा अपना लिया गया। यह चातुवर्ण व्यवस्था के संबंध में क्यों नहीं हुआ, यदि उसमें भी सामाजिक हित नहीं था। इस विषय में गंभीर शोध तथा चिंतन की आवश्यकता है। भारत सदियों तक विदेशी शासकों के नियंत्रण में रहा। इस गुलामी के जीवन को जीने के लिए हम क्यों अभिशप्त हुए। आज हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने डिवाइस और रूल की नीति अपनाई, फलस्वरूप भारतीय समाज बटा रहा और वे इसलिए करीब 200 वर्षों तक हम पर राज करते रहे, अंततः जिसकी परिणति अखंड भारत के दो भागों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटने में हुई। लेकिन विदेशियों के आगमन से पूर्व हमारी मातृभूमि भारत को किसने खंड खंड में बांटा था, किसने हमारे सामाजिक ढांचे को वर्गों तथा उपवर्गों में बांटा था। इस प्रश्न के मूल में जाकर उत्तर ढूंढना होगा और जिन ऐतिहासिक भूलों को हमने किया उन्हें सुधारना होगा। यदि हम सचमुच अपने देश को समुन्नत, श्रेष्ठ और सम्मानीय बनाना चाहते हैं। भारतीय इतिहास के अध्येता के रूप में मैंने जो समझा है उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि जब जब वर्ग भेद, जाति भेद, अज्ञानता मिटाने के प्रयास हुए हैं, तब तब देश एकजुट हुआ और खुशहाली की तरफ बढ़ा है। बौद्ध धर्म, साधु संतों का उद्भव और उसका चिंतन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज एक नव जागरण लाए थे इस देश में और छोटी बड़ी अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों की नई चेतना की लहर पैदा की। अंततः इन सभी रसों के परिपाक का प्रतिफल था कि स्वाभिमानी भारत, जिसने सभी भेदों को भुलाने की प्रेरणा दी, सभी स्वतंत्रता आंदोलन के बैनर तले एकजुट हुए और भारत माता की पराधीनता की अंधेरी रात से मुक्ति दिलाकर स्वतंत्र राष्ट्र का सूर्योदय का सर्वत्र प्रकाश फैला दिया। आज भारत में करोड़ों की संख्या में मुसलमान तथा ईसाई हैं। ये लोग कौन हैं? ये कौन लोग हैं? ये करीब करीब सभी भारतीय मूल के लोग हैं। विदेशी लोग आक्रमणकारी तथा व्यापारी के रूप में भारत में आए। अपने साथ वे बहुत अधिक लोगों को नहीं लाए थे। यहीं के लोगों के साथ वे रच बस गए और अंततः सदियों तक हमारे शासक या भाग्य विधाता बने रहे। हर शासन अपने हितों की रक्षा पहले करता है, उसके बाद दूसरों का नंबर आता है। यही उन्होंने किया। इसमें अनुचित क्या है? आज हम स्वतंत्रता आंदोलन के उभरे स्वतंत्र राष्ट्र हैं, किंतु हमारी तमाम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को जुटाने अथवा नियोजित करने वाला तंत्र तथा राजनीतिक परिपेश क्या स्वार्थ सिद्धि में मग्न नहीं है? 121 करोड़ की आबादी वाले देश के समग्र विकास की कौन सोच रहा है? स्वदेशी और विदेशी में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। भारत अनेक रजवाड़ों में विभक्त था, वे आपस में लड़ते रहे। बांटो और शासन करो के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय अंग्रेजों को बेमतलब दिया जा रहा है। यह सिद्धांत बहुत पुराना है। प्रत्येक व्यक्ति जो शासक बनने की चाह रखता है वह इसी सिद्धांत पर विकसित होता है। जो तंत्र अस्तित्व में आता है वह इसी के अनुरूप होता है। अलबत्ता उसका मुखौटा आकर्षक होता है, लेकिन वह नकली होता है जिसके अंदर असली चेहरा चतुराई से छिपाया जाता है। यही कारण है कि हमारी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। यद्यपि आज हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं और सभी व्यवस्थाओं के सूत्रधार भी हैं, किंतु कोई भी समस्या हमारी पकड़ में नहीं आ रही। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सभी मोर्चों पर समस्याओं का अंबार लगा है, जिसके निराकरण में हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। बेबस से लगते हैं। जिससे पूछो वही कहता है कि मैं क्या करूं। उच्चाधिकारियों, समकक्ष साथियों, अधीनस्थों तथा आम लोगों से किसी से भी सहयोग नहीं मिल रहा है। वह इतना स्पष्ट होकर न भी बोले, किंतु उसकी गोलमाल भाषा तथा हाव भाव से यही संदेश प्राप्त होता है। हम विदेशों में जाते हैं, वहाँ भ्रमण करते हैं, प्रशिक्षण लेकर आते हैं, किंतु वह प्रयोग भारत आते ही सफल नहीं होता। ऐसा क्यों? विदेशों में, विशेषकर पश्चिमी देशों में, न शासक प्रशासक वर्ग, न योजनाकार, न आम जनमानस पूर्वाग्रही है। उसका जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन को संपन्न तथा व्यवस्थित करना चाहते हैं। वे दिन प्रतिदिन के परिवर्तनों जो प्रकृति में और समाज में हो रहे हैं उनके अनुरूप अपना जीवन ढालने में हिचकिचाते नहीं। उनके विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थान शोध कार्य करते हैं जिसमें काफ़ी धन खर्च किया जाता है। जो परिणाम आते हैं उन्हें तुरंत ही व्यवस्थाओं की योजनाओं में मान्यता मिल जाती है। वे वर्तमान में जीते हैं, भूतकाल को नहीं ढोते। उनकी नज़र भविष्य के संकेतों पर रहती है। वहाँ सामान्यतः विद्वान, ईमानदार, मेहनती, आविष्कारक तथा अपने समाज, राष्ट्र के प्रति समर्पित, प्रतिबद्धित होना श्रेयस एवं प्रेयस दोनों है। ऐसे व्यक्तियों को सर्वत्र सम्मान मिलता है। वे मूल्यों पर आधारित व्यवस्थाओं तथा पारस्परिक व्यवहार का आदर करते हैं और तदनुसार अपने सामाजिक जीवन की व्यवस्था करते हैं। हम भूतकाल में जीने के अभ्यासी हैं।
दुखी वर्तमान की आधारशिला पर सुखी भविष्य की कल्पना करते हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का परावर्त यहाँ सदा लहराता रहता है। हमें समष्टि की नहीं, व्यक्ति की चिंता है। सार्वजनिक हित किसी की भी चिंता का विषय नहीं है। वह जाए भाड़ में, सब कुछ अपने लिए। जब यह दृष्टि हो तो ईमानदारी, आदर्श, जीवन मूल्य, नैतिकता, कड़ी मेहनत, अनुशासन, प्रेम, करुणा, सद्भाव, आत्मीयता, व्यवस्थाएं जैसे शब्दों के शब्दकोशों में जो भी अर्थ अंकित हों, लेकिन व्यवहार में वे निरर्थक शब्द हैं। हम सामंतवादी, जातिवादी, रूढ़िवादी तथा यथास्थितिवादी लोग हैं। वर्तमान से हमें कोई मतलब नहीं रहा है। हम जैसे हैं हम उसी में खुश हैं। हम परिवर्तन नहीं चाहते। इस मानसिकता में स्वर्णिम भारत का हमारा स्वप्न कैसे साकार हो सकता है? मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब वह शक्ति व्यक्तियों के स्तर से उठकर संयुक्त होकर समूह राष्ट्र की शक्ति के रूप में रूपांतरित होती है तो उसमें आश्चर्यजनक सामर्थ्य पैदा हो जाती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय फिर खोखला नारा नहीं रह जाता, बल्कि समष्टि चिंतन की गंगा प्रवाहित कर भागीरथ के पुरखों को पाप मुक्त करने का संकल्प बन जाता है। सर्वोत्तर 64 वर्षों में व्यक्तिवादी, सामंतवादी, जातिवादी, सांप्रदायिकतावादी, क्षेत्रवादी जैसी संकीर्ण मानसिकता को निष्क्रिय बनाने की दिशा में अपेक्षित पहल या प्रभावी सकारात्मक कदम नहीं उठे, बल्कि ऐसी पहल करने वाले हिमायती नेपथ्य में खिसका दिए गए। भारत के आम नागरिक के जीवन पर दृष्टिपात करें तो उससे स्वतंत्र नागरिक जीवन का लावण्य अनुभव ही नहीं किया। पहले वह निरंकुश रजवाड़ों का और फिर पिछली कई सदियों से वह विदेशियों का गुलाम रहा तथा अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में काम कर रही व्यवस्थाओं के अंतर्गत जी रहा है। वह क्या चाहता है उससे कोई पूछता ही नहीं। इस देश में कम से कम 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो घोर गरीबी में जी रहे हैं। उनके पास जीविकोपार्जन के साधन, जमीन जायदाद के नाम पर कुछ भी नहीं है। उनकी रहन सहन, लत्ते कपड़े, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो रही होगी, इसे एक संवेदनशील व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। आज शासन प्रशासन, व्यापारिक संस्थान तथा अन्य व्यवस्थापक संस्थाएं संवेदना खोती जा रही हैं। नागरिक हितों की चिंता किसी को नहीं है। सब अपने स्वार्थ की पूर्ति येन केन प्रकरण करने का सिस्टम सिमट रहे हैं। न्याय और अन्याय के प्रश्न गौण हो गए हैं। फिर संवेदना कहाँ होगी? समस्याएं अनेक होंगी किंतु समाधान कोई नहीं। स्वार्थपरकता जब महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन जाए तो समष्टि चिंतन, संवेदना, प्रेम, करुणा जैसे जीवन मूल्यों के पड़ाव कहीं मार्ग में पड़ते ही नहीं। इस निर्मम तथा निष्ठुर संसार में मनुष्य न केवल मनुष्य का वरन पूरे प्राणी जगत का दुश्मन बन जाता है। मानव समाज के उत्थान की समस्त योजनाएं थोथी साबित होती हैं, क्योंकि उनको मूर्त रूप देने वाले भीड़ के रूप में भेड़िया नजर आते हैं। यही समकालीन व्यवस्थाओं का कटु सत्य है। इस परिवेश में सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर अराजकता, अनुशासनहीनता, आतंकवाद, अव्यवस्थाएं तथा अपराध जगत का फलता फूलता स्वरूप का नजारा होगा। यह स्वाभाविक परिणति है संकीर्ण चिंतन, स्वार्थपूर्ण भोगवादी भौतिकतावाद की। उक्त पृष्ठभूमि में शोषण युक्त सामंतवाद ही फल फूल सकता है, किंतु आज विश्व भर में जनतंत्रात्मक शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं की मांग है, अर्थात प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अधिनायकवाद या नियंत्रणवाद अथवा सामंतवाद के प्रति उसकी सहनशीलता चूक रही है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ अवांछित हस्तक्षेप के विरोध में खड़ा हो रहा है। वह अपने अस्तित्व को खुशहाल बनाना चाहता है। इस ईश्वरीय विधान जिसमें सभी प्राणी एक समान और प्रकृति में उपलब्ध समस्त वरदान सबके लिए एक समान रूप से उपलब्ध है, उसमें विश्वास करने लगा है। मनुष्यकृत जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग और रंग के वर्ग भेद जैसे अस्त्र शस्त्र जिन्हें स्वार्थी और चालाक लोगों ने अपना आधिपत्य समाज में जमाने के लिए किया है, उनसे मुक्त होकर विश्व भर के मानवीय व्यवस्थाओं का पक्षधर बन रहा है। सभी प्रकार की संकीर्णताओं से यदि हम मुक्त हो जाएं तो हम अपने को समझने लगते हैं। यही ज्ञान हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, जो हमें एहसास कराता है कि समस्त प्राणी जगत के सह अस्तित्व में ही हमारे दुख, सुख, दुख अंतर्निहित हैं। प्राणी मात्र में स्वयं को देखना यही मानवता है। मानवता ही हमारा धर्म है। उपरोक्त की पृष्ठभूमि में वंचितों, शोषितों, जिनमें उत्तराखंड के शिल्पकार प्रमुख हैं, की स्थिति का दृष्टिपात करते हैं। उत्तराखंड की जनसंख्या का करीब 1/4 भाग इन्हीं लोगों का है। इनका इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना वह अन्य लोगों का है। कहते हैं कि मानव का विकास बंदरों से हुआ। बंदरों में जाति प्रथा तो होती ही नहीं है, अतः सभी भाई भाई और बराबर रहे होंगे। जाति प्रथा के समर्थकों का यह भी कथन है कि ईश्वर के सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पाँव से शूद्र पैदा हुए। पहली बात तो यह है कि मूल हिंदू दर्शन में ईश्वर को निराकार, निर्विकार माना गया है। वह दिखता ही नहीं, उसका कोई आकार ही नहीं है। फिर उसके सिर, भुजाओं, पेट तथा पैरों की कल्पना ही क्यों की गई और किसने की? ऐसी कल्पना करने की क्या आवश्यकता थी? फिर सिर, भुजाएं और पेट 1 इंच भी खिसक नहीं सकते बिना पैरों के।
हाँ, हाथों के सहारे आप थोड़ा चल सकते हैं, किंतु उस हालत में पाँव ऊपर होंगे और हाथ जमीन पर। पाँव गति के प्रतीक हैं। यदि शरीर में गति नहीं तो वह किस काम का? फिर गति देने वाला नीच, अस्पृश्य तथा उपेक्षित क्यों? चरण यदि अपवित्र होता तो हिंदुओं में चरण स्पर्श की प्रथा क्यों ईजाद हुई? फिर तो सिर स्पर्श करना श्रेयकर होता। परमात्मा आंशिक रूप में, साकार रूप में प्रकट है, जिसे हम प्रकृति ब्रह्मांड कहते हैं। जड़ चेतन सभी उसी के अनेक रूप हैं। मानव सहित सभी प्राणियों, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सभी शामिल के हाथ, पाँव, पेट, सिर होते हैं, लेकिन किसी की भी उत्पत्ति सिर, भुजा और पाँव से नहीं होती। कदाचित वैसे ही सही जगह से पैदा हुआ है, उसे श्रेष्ठ क्यों नहीं माना गया? पैर कम से कम पेट से जुड़ा तो है, उससे उत्पत्ति की बात मानी जा सकती है, लेकिन सिर और भुजाओं से उत्पत्ति की कोई संभावना ही नहीं है। वह चमत्कारिक प्राणी जिसके सभी अंग प्रत्यंग कहीं से भी मनुष्य पैदा हो सकते हैं, वह भी ऊंच नीच भिन्न भिन्न जातियों में बटा सचमुच में कैसा रहा होगा? ऐसा प्राणी या देवता हमारे ही देश भारत में पैदा हुआ, विश्व में अन्यत्र नहीं। भविष्य में उसकी पुनरुत्पत्ति की संभावना भी नहीं है। शायद इसलिए हम प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उस महान परंपरा को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं। विश्व के किसी भी मुल्क को जब यह गौरव प्राप्त ही नहीं है तो वे चाहे कुछ भी कहें, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जय भारत। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं और अपने सुझावों से हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।